अजीज़ दोस्तों, आदाब, नमस्कार और सलाम। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा उर्दू प्रोग्राम आइए हम उर्दू सीखें में हम आप सबका दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं, स्वागत करते हैं। दोस्तों, अभी हमने इससे पहले के एपिसोड में आपको ये उन्वान लिखना भी सिखाया था, पर इसमें एक हर्फ ऐसा आया था कि खे आपको अभी लिखना सीखना है। काफ प्लस दो चश्मी है मिलकर ये जो हर्फ बनता है इसे खे कहा जाता है, लेकिन बहरहाल इस पर हम बाद में तफसील से बात करेंगे। फिलहाल तो हमने ये किया था कि आपको खे लिखना सिखा दिया था कि किस तरह से खे लिखा जाता है। तो बहरहाल आइए, जहाँ तक हमने सीखा अब हम उससे आगे आते हैं। हमने काफ और गाफ किस तरह से मुख्तसर करके जब ये हरूफ मुख्तसर हो जाते हैं तो किस तरह ये लफ्ज़ बनाते हैं, ये सीखा था। अब हम आते हैं लाम और मीम पर। पहले भी हम सिखा चुके हैं, ये ध्यान रखिए, ये रिवीजन है ताकि आप मज़ीद इसको याद कर सकें और इन हरफों से लफ्ज़ बना सकें। तो देखिए किस तरह से लाम को हम जब शॉर्ट करते हैं, जब हम मुख्तसर करते हैं तो शुरू में उसकी शक्ल क्या होगी, ये इतना हो जाएगा। यानी ये जो गोल इसका एक नून गुन्ना या नून की तरह से जो गोल इसका पेट आता है वो थोड़ा सा कट जाएगा। तो लाम की शक्ल शुरू में इस तरह से हो जाएगी। लेकिन अगर लाम कहीं बीच में आ रहा है, थोड़ी सी बदलेगी इस तरह। अब हम एक आपको लफ्ज़ लिखकर बताते हैं कि किस तरह से। जैसे हमने लिखा लाल, हमने देखिए इसमें कितने हर्फ आए, लाम प्लस अलिफ प्लस लाम, 3 अल्फ़ाबेट्स। अब लाम जो है इसमें शुरू में भी आ रहा है और आखिर में भी आ रहा है। तो जैसा कि हमने बताया कि ज़्यादातर हरूफ तकरीबन तमाम हरूफ जब अपने आखिर में आते हैं तो वो पूरे आते हैं लफ्ज़ के आखिर में जब आते हैं। ऐसे ही देखिए लाम पूरा रखा हुआ है, लेकिन जब शुरू में और बीच में आते हैं तो वो मुख्तसर हो जाते हैं और दूसरे हरूफ में मिलके लफ्ज़ बनाते हैं। अब जैसे लाल हमने लिखा, अब यहाँ एराब भी लग जाएंगे। एराब देखिए किस तरह से लगाए हमने, लाम को अलिफ में मिलाया, लाम अलिफ जबर ला, देखिए लाम अलिफ जबर ला। अब देखिए कैसे लाम शॉर्ट हुआ, लाम साकिन, साकिन मतलब जुड़ गया इसके अंदर। तो लाम अलिफ जबर ला, लाम साकिन, लाल। अब देखिए फिर कैसे लाम को मुख्तसर किया, ये शक्ल हमने आपको यहाँ दिखाई। फिर इसके बाद इसमें अलिफ लगा दिया, अलिफ पूरा ही रहेगा, लाम अलिफ जबर ला, लाम साकिन लाल। आखिर में लाम जो है वो पूरा ही आएगा। अब उसके अलावा देखिए अगर बीच में कहीं आ रहा है तो बीच में क्या कंडीशन है, हमने लिया देखिए काफ प्लस लाम प्लस मीम। एराब सीखते जाइएगा मेरे साथ कि किस तरह से हम मात्राएं या एराब भी लगा रहे हैं। देखिए हम ये जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो आप कुदरती ये सीखते जाएंगे। आपको एक जैसे होता है ना, जब कभी आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अगर स्कूटी चलाना सीखी या आपने चली 4 व्हीलर सीखी, तो जब आप सीखते हैं तो थोड़ा घबराते भी, फिर उसके बाद ये होता है कि अरे ज़रा हाथ वाथ भी हिलते हैं, फिर थोड़ा अंदर से भी धक धक होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। कहीं पे ये होता है कि बड़ा मुश्किल होता है कि भैया कैसे निकालें यहाँ से। इसी तरह से जब हम ज़बान सीखते हैं तो जब हम चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं तो बहुत सी चीज़ें भूल भी जाते हैं, बहुत सी चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे पुख्ता या जैसे जैसे सीखते जाते हैं, पुख्ता होते जाते हैं, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली जिस तरह हमारे हाथ स्कूटी पे या हम जब कार ड्राइव करते हैं तो जब हम ड्राइविंग करते वक्त व्हील पर हमारे हाथ बहुत तेज़ चलते हैं, फिर इसी तरह से हम स्कूटी जब ऐसे पकड़ के चलाते हैं उस पर कितनी रेस देनी है, हम बातें करते जाते हैं और अपना चलते जाते हैं। इतने हम
मश्क करते करते या चलाते चलाते हम इतने आदी हो जाते हैं। तो यही बात हम पर ज़बान सीखने में भी लागू होती है कि जब हम सीखना शुरू करते हैं तो उलझन भी होती है, बहुत सी चीज़ें याद भी नहीं रहती, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ज़बान में जब हमारी पुख्तगी आती जाती है, हम जैसे जैसे उसमें सीखने के का जो तरीक़ा है अपने, उसके तहत हम चलते जाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं, तो हम परफेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से जब आप स्पेलिंग पढ़ते जाएंगे, हिज्जे करते जाएंगे, स्पेलिंग करते जाएंगे, इसको बार बार स्पेल करते जाएंगे, एराब लगाते जाएंगे, मात्राएं लगाते जाएंगे, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी और आप इस ज़बान को सीख लेंगे। जैसे एक आपने अगर 4 मिसरे में आपको सुनाऊं कि तड़प ना हो तो बया एक छोटी सी चिड़िया, बया तो देखी होगी, छोटी सी चिड़िया होती है, देखा होगा, चाहे आप उसको मुज़क्कर कह लें। तो बया जो है बहुत खूबसूरत घोंसला बनाता है, यानी इतना खूबसूरत घोंसला होता है उसका कि इंसान देख के दंग रह जाता है कि एक परिंदे में कुदरत ने इतनी सलाहियत दी है। उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी तड़प, उससे वो घोंसला बनवा देती है। तड़प ना हो तो बया एक छोटी सी चिड़िया, अगर उसके अंदर लगन ना हो तो इतनी सी चिड़िया इतना खूबसूरत घोंसला बना लेती है। तड़प के हाथों ही वो घोंसला बनाती है। तो चिड़िया जो है उसके अंदर एक लगन होती है कि मुझे अपना घर बनाना है, तभी वो इतना खूबसूरत घोंसला बनाती है। प्यास इल्म की, तामीर की, तरक्की की, अगर आपके अंदर प्यास है इल्म हासिल करने की, एजुकेशन हासिल करने की या उर्दू सीखने की, तो तामीर यानी किसी चीज़ को बनाने की, तरक्की करने की, प्यास कोई भी हो, प्यास इल्म की, तामीर की, तरक्की की, प्यास कोई भी हो, रास्ता दिखाती है। जैसे कलम, कलम इतना खूबसूरत लफ्ज़ है कि हम सब के दिलो दिमाग में बसा रहता है। कलम में बड़ी ताकत है, तो हमें लिखना भी आना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें लिखना ना आए? तो देखिए कैसे, हमने यहाँ काफ को शॉर्ट करेंगे ऐसे, ठीक, लाम को हमने इतना सा लिया और मीम क्योंकि लास्ट में है इसलिए पूरा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सबको मिला देंगे। तो काफ ज़बर का, लाम मीम ज़बर लम, कलम, देखिए नुक्ते काफ किया। फिर देखिए कैसे हमने ये शॉर्ट किया, फिर लाम ले गए ऊपर, फिर लाम को मीम में मिला दिया। जो मैंने कहा था ना कि हल्की सी शक्ल बदलती है, कलम, मात्राएं लगाएं, काफ ज़बर का, लाम मीम ज़बर लम, कलम। मात्राएं सीखना या एराब सीखना मस्ट है। जब तक आपको एराब की प्रैक्टिस नहीं होगी आप हरफों को मिला नहीं पाएंगे, हरूफ को मिला ही नहीं पाएंगे। तो काफ ज़बर का, लाम मीम ज़बर लम, कलम, मेरे साथ बार बार कहिए। तो काफ ये लिया हमने, लाम को शॉर्ट करके लाए, फिर उसको मीम में जोड़ा, काफ ज़बर का, लाम मीम ज़बर लम, कलम। और देखिए जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ ना, मेरे हाथ पे नज़र रखिए कि कैसे हर्फ जो हैं वो मिलते जा रहे हैं आपस में। शॉर्ट हुई शक्ल काफ की, लाम की, देखिए ऐसे काफ ये इतना आया, लाम ऐसे गया, फिर मीम ऐसे ले लिया, काफ ज़बर का, लाम मीम ज़बर लम, कलम। फिर देखिए काफ ज़बर का, लाम मीम ज़बर लम, कलम। तो इस तरह से हम मुख्तसर हरफों को या हुरूफ को जब जोड़ते हैं तो अल्फाज बनते हैं। हुरूफ को जोड़कर अल्फाज बनते हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स को जब हम जोड़ते हैं तो वो वर्ड बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। अब देखिए आपने फिर अब लाम किस तरह शॉर्ट होता है, किस तरह वो बीच में आता है, किस तरह से शुरू में आता है, किस तरह से आखिर में आता है, ये सीखा। अब देखिए मीम, मीम कैसे, मीम की क्या शक्ल होगी और मीम कैसे मुख्तसर होगा। मीम ये अल्फ़ाबेट है हमारा। अब जब हम इसको मुख्तसर करते हैं तो इसका ऊपर का हिस्सा लेते हैं, फिर जब हम इसको किसी भी हर्फ के शुरू में लगाएंगे तो इसकी शक्ल क्या होती है और इसकी शक्ल बीच में क्या होती है। देखिए इसको हमने इतना किया, हमने लिखा मीम प्लस रे, ठीक।
हमने एक लफ्ज बनाया दो हरफों को जोड़कर, मीम रे जबर मर। ठीक, देखिए कैसे हमने मीम, जब हम लिखते हैं किसी का, थोड़ा सा इसकी शक्ल ऐसी हो जाती है, उल्टा हो जाता है। जैसे लिखा हमने इस तरह से है, लेकिन जब किसी चीज के साथ, किसी भी हर्फ के साथ जोड़ेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब अल्फाबेट पे हम लगाएंगे एराब, मीम रे जबर मर, मीम रे जबर मर। अब देखिए ऐसे मद, मीम दाल जबर, ये देखिए दाल है, मीम दाल जबर, ये दाल इस तरह ठीक लिखा जाएगा, मीम दाल जबर मद। देखिए मद, मीम दाल जबर मद। ठीक, ऐसे शॉर्ट। लेकिन अगर कहीं बीच में मीम आ रहा है तब, अब जैसे हमने लिखा, मान लीजिए कि हमने लिखा जुमा, पर जुमा आपके लिए लिखना, उसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं, अभी थोड़ा मुश्किल होगा। हम ऐसे एक सिंपल एक लफ्ज बना लेते हैं जमा, एंड उसमें नहीं लगाएंगे, इसलिए अलिफ से लिख देंगे ताकि आपको लिखने में आसानी हो कि बीच में क्या शक्ल है। ये चलिए अगर हम एन भी लगाते हैं, जीम मीम प्लस एन जमा, जीम जबर जा, मीम एन जबर मा, जमा। देखिए कैसे जीम शॉर्ट किया आपने, देख चुके हैं, मीम को ये लेंगे इस तरह और एन पूरी, जमा, जीम जबर जा, मीम एन जबर मा, जमा। हम क्योंकि सीख रहे हैं इसलिए हम अलिफ के साथ भी लिखते हैं कि कैसे आप ये देखिए, बस यहाँ हमें सीखना है कि मीम बीच में कैसे आएगा, जीम जबर जा, मीम अलिफ जबर मा, जमा। तो हमने देखिए दो जगह देखा कि मीम बीच में किस तरह से आ रहा है। या अगर आप देखें तो जुमा, जुमा में फिर एक हे बढ़ जाएगी, जैसे जीम प्लस मीम प्लस एन प्लस हे। अब देखिए कैसे जीम मीम एन हे, जुमा। अब कैसे, एक बार फिर देखिए, जीम मीम एन हे, जुमा। तो ये जो मीम की शक्ल है थोड़ा सा बदलती है जब हम उसको दूसरे हुरूफ के साथ मिलाते हैं। आपने देखा किस तरह से बीच में मीम आई, किस तरह से शुरू में मीम आई, जीम पे पेश लगा हुआ है, मीम पे जबर लगा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए कि यहाँ ये मीम बीच में किस तरह से आया और एन किस तरह से आ रहा है, ये ध्यान दीजिए। तो किस तरह से हमने देखा कि मीम जो है वो बीच में भी जुड़ता है और किस तरह से मीम जो है वो आखिर में जुड़ता है। अब आते हैं नून पर। नून किस तरह से मुख्तसर होता है। मीम नून वाव है, वाव के लिए मैंने पहले बताया कि दाल डाल जाल रे रे जे के बाद ये, और ये जो, और उसके बाद आखिर वाला जो हमारा वाव है आखिरी अल्फाबेट्स में आता है, ये ज़्यादातर पूरे ही लिखे जाते हैं, मतलब पूरे ही अगर शुरू में आ रहे हैं तो एकदम अलग और पूरे लिखे जाएंगे, और अगर किसी अल्फाबेट के आखिर में जुड़ रहे हैं तो बस उसमें जुड़ जाते हैं। दाल डाल जाल रे रे, ये रे रे जे, इनकी शक्ल थोड़ी सी बदलती है, लेकिन वाव एज इट इज रहता है, उसकी शक्ल नहीं बदलती। अभी जब मैं वाव पे आऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कैसे जुड़ता है। तो नून, नून में इस तरह नून, ये शुरू में, बीच में अगर आएगा तो उसकी शक्ल थोड़ी सी बदलेगी और लास्ट में नून इस तरह आ जाएगा। अगर हम लिख रहे हैं नान, तो देखिए उसमें है नून शुरू में, तो ये वाली शक्ल होगी, नून अलिफ जबरना, मात्राएं या जो एराब है, नून अलिफ जबरना, नून साकिन, नान, नान यानी रोटी। फिर नान के बाद अगर हम कोई और लफ्ज ऐसा लाते हैं कि जिसमें नून जो है वो बीच में आता है। अब अगर हमने लिखा बना, अब देखिए इसमें बे प्लस नून प्लस अलिफ, इतने हर्फ आए, तो बे का शोशा, नून का शोशा, फिर अलिफ। ये देखिए बे जबर बा, नून अलिफ जबर ना, बना। इसको बड़ा बड़ा देखिए, बे जबर बा, नून अलिफ जबर ना, बना। इसमें देखिए कि नून जो है वो बीच में आ रहा है, लेकिन अगर नून जीम के साथ लगेगा और शुरू में आ रहा हो तो थोड़ा सा उसका लिखने का अंदाज जो है वो लिटिल बिट अलग होगा। नून अगर मीम के साथ लग रहा है या जीम के साथ लग रहा है, देखिए अभी मैं लिखती हूँ भी आपको। जैसे हमने लिखा नम, नून प्लस मीम,
अब हम यहाँ गोल शोशा ले सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि बहुत अच्छा नहीं लगता तो इसलिए हम थोड़ा सा उसकी शक्ल बदलते हैं। हम लेते हैं इस तरह से नम, नून मीम जबर नम, नून मीम जबर नम। इसी तरह से नल, देखिए अगर इसी ये लाम के साथ आया तो शक्ल वही है गोल, नून लाम जबर नल। ऐसे ही अगर जीम के साथ आया, हमने मान लीजिए हम लिख रहे हैं लफ्ज नच, हम सिर्फ सीख रहे हैं इसलिए हमने इस लफ्ज को लिखा है नून चे जबर नच, तो थोड़ी सी शक्ल जो है वो बदल जाती है नून की। तो मीम नून लाम मीम नून वाव। अब वाव देखिए, अगर वाव शुरू में आता है तो पूरा ही लिखा जाएगा, जैसे हमने लिखा वाव प्लस अलिफ प्लस हे, वाह, देखिए वाह, ये पूरा आया। लेकिन अगर किसी अल्फाबेट के बाद हम वाव लगा रहे हैं तो देखिए किस तरह से, हमने कहा लो, लाम वाव जबर लो, तो ये मिल जाता है पर आता है पूरा ही, लिखा पूरा ही जाएगा, लाम वाव जबर लो। या हमने लिखा हवा, अब देखिए हवा में कितने अल्फाबेट्स हैं, हे, फिर उस पे जबर है वाव, फिर उस पे भी जबर है, फिर अलिफ, हवा, हे जबर हा, वाव अलिफ जबर वाह, हवा। अब देखिए हे का शोशा, फिर वाव, हे जबर हा, वाव अलिफ जबर वाह, हवा। अब देखिए यहाँ भी वाव जी जो है वाव जनाब पूरे आ रहे हैं, हे जबर हा, वाव अलिफ जबर वाह, हवा। अपने से पहले अल्फाबेट में जुड़ा है पर यहाँ भी पूरा है, कुछ इसमें हमने शॉर्ट नहीं किया, कुछ मुख्तसर नहीं होता, पूरा ही रहता है। अब ऐसे ही अगर हम लिखें हवा के अलावा वहां में शुरू में आएगा तब भी पूरा है, देखिए वाव जबर वाह, हे अलिफ जबर हा, नून गुन्ना, वहां। तो देखिए किस तरह से वाव अल्फाबेट जो है वो पूरा रहता है, उसमें कुछ भी हम शॉर्ट नहीं करते, उसको मुख्तसर नहीं करते, पूरा लिखते हैं। अब उसके बाद देखिए कि वाव के बाद आती है गोल वाली हे। अब गोल वाली हे में जैसे हमने सीखा हवा में ये गोल वाली हे का शोशा आया, लेकिन कहीं कहीं बीच में भी आती है गोल वाली हे। अब कैसे, हमने लिखा यहाँ ये का शोशा लिया, हे का लिया, और फिर ये जबर या, हे अलिफ जबर हा, नून गुन्ना, यहाँ। अब देखिए बीच में आई, अगर हमने शुरू में लेंगे तो अभी आपने सीखा हवा, ठीक। अगर आपने इसको आखिर में लिया तो पूरी हे आएगी। कैसे आएगी, अगर हमने कोई भी लफ्ज लिखा तो लास्ट में जो है वो हे, मसलन हमने लिखा राह, रे अलिफ जबर रा, हे साकिन, राह, यानी रास्ता। तो देखिए किस तरह से जो है वो वाव और हे कैसे लिखे जाते हैं। वाव कभी भी मुख्तसर नहीं होगा, हे की शक्लें बदलेंगी और वो शॉर्ट भी होगी। अब उसके बाद ये और बड़ी ये, तो दोनों के दो नुक्ते लगाए जाते हैं, नीचे लगते हैं दोनों नुक्ते, जैसे ते जो है उसके दोनों नुक्ते ऊपर लगते हैं, पर इसके नुक्ते जो हैं ये के नीचे लगते हैं, ये खास पहचान है। और जब हम इसका शोशा बनाते हैं तो वो जैसे बे का पे का बनता है उस तरह से बनता है। और देखिए जैसे हमने लिखा लफ्ज यार यानी दोस्त, पहले हम देखें कि दोनों ये को हम रख लेते हैं, हम सीख रहे हैं ये और बड़ी ये किस तरह से इनको हम मुख्तसर करते हैं। इनके लिए हम शोशा बनाते हैं, ऐसे दो नुक्ते रखते हैं। अच्छा देखिए एक चीज़ और सीख लीजिए कि हमने सीखा था मद, ये ऐसे होता है, लेकिन ये जो ये और ते के दो नुक्ते होते हैं, अगर हम मद को उल्टा कर दें तो वो इस तरह हो जाते हैं। ये हम ते पे दो नुक्ते, अगर हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं तो इस तरह भी रख सकते हैं, ये दो नुक्ते हैं। ऐसे ही ये में अगर हमने लिखा याद, ये अलिफ जबर या, हम नुक्ते ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर हम मद इस तरह उल्टा है तो वो दो नुक्ते हैं, ये के भी हो सकते हैं, ते के भी हो सकते हैं। और अगर हम पे के नीचे तीन नुक्ते लगा रहे हैं, हमने लिखा पापा, पे अलिफ जबर पा, तो देखिए पे अलिफ जबर पा और देखिए पे अलिफ जबर पा। तो ये जो मद अगर उल्टा हो जाता है तो वो दो नुक्तों का सिंबल बन जाता है। तो ये है पे अलिफ जबर पा, पे अलिफ जबर पा। देखिए मैं दिखाया तीन नुक्ते अलग हैं और ये तीन नुक्ते हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पापा। तो याद, ऐसे ही जब हम ये के नुक्ते लगाते हैं, कहते हैं ना एक शेर है, याद माजी अजाब है या रब,
छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो याद माजी पलट पलट के आती है हमारी तरफ, यानी गुजरा वक्त। तो पर एक शायर ने ये भी कहा कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। लेकिन किसी शायर ने ये भी कहा है कि गुजरी बात सदी या पल हो, गुजरी बात है नक्श बराब। यानी जो गुजर गया वो बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे पानी पे नक्श बनता है ना, याद आया और फिर हट गया। पानी पे आपने देखा होगा लहरें आती हैं, लहरों पे नक्श बनते हैं, यानी कुछ तस्वीरें बनती हैं। पर ऐसे ही पानी जैसे ही तेजी से चलता है वो तस्वीरें या वो नक्श जो है, वो निशानात जो हैं वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे ही गुजरी बात, चाहे वो सैकड़ों बरसों पर मुश्तमिल हो, अख्तर इमान ने कहा है गुजरी बात सदी या पल हो, गुजरी बात है नक्श बराब। पानी पे बना हुआ नक्श है गुजरी हुई बात, कि पानी की लहर आई और सारी चीज़ें साफ हो गई, सब यादें गई। लेकिन एक तरफ शायर ये भी कहता है कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। पर बहरा चलिए हम आते हैं याद। तो देखिए ये अलिफ ज़बर या, दाल साकिन याद, कैसे हमने शॉर्ट किया, ये कोई ये दो नुक्ते लगा दिए, ये अलिफ ज़बर या, दाल साकिन याद। अब अगर बीच में कहीं आ रही है ये, हमने कहा या फिर हमने लिखा एक और लफ्ज यार, ये अलिफ ज़बर या, रे साकिन यार। यहाँ भी यहाँ हमने लिखा यूं ही। भाई आपने गाना भी सुना होगा, नगमा भी सुना होगा, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। तो यूं ही जो है ये जो है यहाँ शुरू में आ रही है, देखिए वाव के साथ जुड़ी, यूं ही एक शक्ल ये भी होती है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, देखिए यूं। अब अगर बीच में कहीं आ रही है तो बीच में कैसे, हमने कहा गोया, या गोया में भी ये के साथ अलिफ जुड़ा तो शुरू में आ रही है। एक लफ्ज बन सकता है गया, क्योंकि अभी आपको मैं बहुत मुश्किल लफ्ज नहीं लिख सकती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको आसान आसान लफ्ज सोच सोच के बता रही हूँ कि गया। देखिए गाफ आया प्लस ये प्लस अलिफ, हमने क्या किया, गाफ को शॉर्ट किया, ये का वो लिया शोशा, फिर अलिफ, गाफ ज़बर ग। देखिए मात्राएं या एराब, ये अलिफ ज़बर या गया। देखिए बीच में भी यही शक्ल रहती, गाफ ज़बर ग, ये अलिफ ज़बर या गया। तो ये की भी अलग अलग शक्लें हैं, शुरू में अलग शक्ल है, बीच में थोड़ा सा चेंज होगा, या बीच में उसी तरह से आ जाएगी, डिपेंड करता है कि हम कैसा लफ्ज बना रहे हैं। आखिर में पूरी आएगी, जैसे हम कहें कि हमने लिखा लफ्ज बदी, तो देखिए कैसे छोटी ए, क्योंकि ई की आवाज निकल रही है, छोटी ए ये जो है वो ई की आवाज निकालती है। हमने लिखा बे प्लस दाल प्लस छोटी ए बदी, बे को हमने देखिए शॉर्ट किया, फिर दाल मैंने बताया था इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, तो बे ज़बर ब, दाल ये ज़िर्दी बदी, ये पूरी आ रही है। इसी तरह से अगर हम ए की आवाज निकालेंगे तो बड़ी ये लगाएंगे, यहाँ पे ई की आवाज निकली तो इसलिए हमने छोटी ए का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर ए की आवाज निकली, मसलन हमने लिखा गए, तो गए में देखिए हमने गाफ और बड़ी ये उसके ऊपर हमजा लगा दिया, गाफ ज़बर गा, हमजा ये ज़ेर ए, गए। तो या लाए, देखिए कैसे, लाम अलिफ ज़बर ला, हमजा ये ज़ेर ए, लाए, ए की आवाज बड़ी ए निकालती है। तो इस तरह से देखिए कि कैसे हमने हुरूफ को जब मुख्तसर किया है तो उनकी आवाज़ें साथ साथ नुक्ते, साथ साथ एराब लगाकर जब हम उन हुरूफ को जोड़ते हैं तो लफ्ज़ बनते हैं। पर एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, वो है तलफ़ुज़। सीखिए सब चीज़ें, याद भी करिए, प्रैक्टिस भी करिए, पर साथ साथ तलफ़ुज़ का सही होना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर आपने खूबसूरत को खूबसूरत कह दिया, ख़बरों को खबरें कह दिया, खुलासे को खुलासा कह दिया, तो सारा इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का मकसद यही है कि आपको सही उच्चारण, किस तरह से आप उर्दू को लिखना सीखें, किस तरह से आप उर्दू को पढ़ना सीखें, और
किस तरह से आप इस मीठी और शीरी ज़बान को सीखने के बाद अपनी शख्सियत में, अपनी पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में एक बहुत ज़बरदस्त निखार ले आए। यही हमारा मकसद है, यही उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का मकसद है, यही हमारे सेक्रेटरी साहब का मकसद है। तो बहरहाल आपका हम सब से जुड़े रहने के लिए और इस मीठी और प्यारी ज़बान को पसंद करने और सीखने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।